एक राजा की काली बहू। चंडीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक राजा हरिश्चंद्र रहता था। हरिश्चंद्र का बेटा विदेश में पढ़ाई करके वापस लौट रहा था। उसके आने की खुशी में हरिश्चंद्र ने एक बहुत बड़ा जश्न रखा था। सैनिकों, चारों तरफ खबर भिजवा दो, हमारा बेटा वापस लौट कर आ रहा है। उसके आने की खुशी में मैंने बहुत बड़ा जश्न रखा है और साथ में स्वयंवर भी, जिसमें गांव की सभी लड़कियों को न्योता भिजवा दो। गांव की हर लड़की स्वयंवर में आनी चाहिए। हरिश्चंद्र के सैनिक गांव के चारों तरफ खबर भिजवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रंजीत भी आ जाता है। प्रणाम पिताजी, कैसे हैं आप? आपको मैंने बहुत याद किया। जुग जुग जियो मेरे लाल। तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा पिताजी, बस थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। जाओ अपने कमरे में जाओ और अच्छे से आराम करो, क्योंकि रात को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जश्न रखा गया है और जश्न में तुम्हारे लिए एक लड़कियों का स्वयंवर भी है। इस बार अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर लेना। अरे पिताजी, आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि बेटा, मैं जीते जी तेरी शादी देखना चाहता हूँ और इस महल की बहू को भी देखना चाहता हूँ। आखिर बहू मेरे बेटे के लायक तो होनी ही चाहिए। रंजीत अपने पिता की बातों को सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए अपने कमरे में चला जाता है। जिसके बाद रंजीत फ्रेश होकर आराम करने लगता है। जहाँ गांव की कई सारी लड़कियां तैयार हो रही होती हैं, वहीं गांव में एक माया नाम की औरत की 2 बेटियां थीं और दोनों ही बहुत सुंदर थीं। लेकिन उनकी सुंदरता से ज्यादा उनके अंदर घमंड था। वह अपनी खूबसूरती के ऊपर इतना घमंड करती थी कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उनके घर में एक नौकरानी भी थी जिसका रंग सांवला था, लेकिन वह दिल की बहुत साफ थी। अलीना, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, हमें तुमसे कुछ काम है। अरे अरे, इस काली भैंस को इतनी इज्जत से बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। शक्ल तो देखो इसकी, बिल्कुल काला तवा लगती है। रूबी और साइना दोनों बहन अलीना के सांवले रंग पर बहुत हंसती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। अलीना बहुत समझदार, सुलझी हुई लड़की थी। देखो, आज रात राजा के यहाँ पर स्वयंवर है और हम लोगों को भी बुलाए गए, इसलिए हमारे लिए प्यारी सी ड्रेस बना दो। और खास करके एक बात का ध्यान रखना, हमारे लिए जो भी ड्रेस बनाओगी उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ड्रेस बिल्कुल ऐसी बनाना जिसे पहनने के बाद हम बिल्कुल रानियों की तरह दिखें। लेकिन मैं इतनी जल्दी ड्रेस कैसे बनाऊंगी? ये हमें नहीं पता, ये तुम्हारा काम है और शाम तक हमारी ड्रेस तैयार हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर वह दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और अलीना परेशान हो जाती है। अलीना अपने कमरे में जाती है और अलग अलग प्रकार के कपड़े निकालकर उनसे ड्रेस बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और वह बहुत ही मुश्किलों से बहुत सुंदर और प्यारी ड्रेस बनाकर तैयार करती है। जैसे ही रूबी और साइना अलीना के कमरे में आती हैं, वह उससे कहती हैं, तुमने अभी तक हमारी ड्रेस नहीं बनाई, क्या कर रही हो तुम अभी तक? ड्रेस तो मैंने तैयार कर दी है, ये लीजिए, आप पहन लीजिए। ड्रेस देखकर साइना और रूबी दोनों खुश हो जाती हैं। जिसके बाद वह दोनों तैयार होने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद अलीना के कमरे में माया आती है। आज जो मैंने तुम्हें काम बताए थे, क्या तुमने वो सभी काम कर लिए हैं? जी मेम साहब, मैंने सारे काम कर लिए हैं, कोई काम नहीं बचा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, जाओ मेरी बेटियों को तैयार करने में उनकी मदद करो। मेम साहब, गांव की सभी लड़कियां स्वयंवर में जा रही हैं, क्या मैं भी उस स्वयंवर में शामिल हो सकती हूँ? ओह अरे मुझे माफ करना, वैसे तो इनविटेशन गांव की हर एक लड़की के लिए है, लेकिन ये इनविटेशन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम एक नौकरानी हो और राजा किसी नौकरानी से शादी नहीं करेगा। और फिर तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम्हारी शक्ल देखकर तो राजा डर के मारे भाग जाएगा। माया उसको बहुत जलील करती है, जिसके बाद बेचारी अलीना रोने लगती है। अब अपने इस बकवास चेहरे को ठीक करो और मेरी बेटियों की मदद करो, जाओ यहाँ से। अलीना चुपचाप रूबी और साइना के पास चली जाती है और उनकी मदद करने लगती है। जिसके थोड़ी ही देर बाद रूबी और साइना अपनी माँ माया के साथ स्वयंवर में पहुँच जाती हैं। स्वयंवर में राजा का बेटा रंजीत इतनी सारी रानियों को देखने के बाद भी उनसे प्रभावित नहीं होता और एक कोने में अपने पिता हरिश्चंद्र से बात करने लगता है। पिताजी, जरा इन रानियों को देखो, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रही। बेटा, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम कुछ रानियों से बात करो और उनके साथ डांस करो, शायद तुम्हें कोई अपने लिए पसंद आ जाए। तभी वहाँ साइना और रूबी आ जाती हैं और रंजीत से कहती हैं, क्या राजा साहब आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? अगर राजा की इजाजत हो तो मैं उनके बेटे के साथ एक प्यारा सा डांस करना चाहती हूँ। उन दोनों को देखकर रंजीत कहता है, ओह, आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ तो मेरे पिताजी खुद डांस करना चाहेंगे। ऐसा कहकर रंजीत वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र उन दोनों के साथ डांस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी अलीना घर पर बोर होने लगती है और अपने मन ही मन सोचती है,
काश मैं भी उस स्वयंवर में जा पाती। ऐसा सोचते ही उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे एक सपना आता है। सपने में उसकी माँ राबिया उससे कहती है, देखो, अगर तुम्हारा मन स्वयंवर में जाने का है तो तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी सी ड्रेस तैयार की है। अपने कमरे की अलमारी को खोल कर देखना, अलमारी में तुम्हारे लिए बहुत प्यारी ड्रेस रखी है। लेकिन माँ, मैं वहाँ जाऊंगी कैसे? तुम्हारे घर के बाहर एक बग्गी भी है जिसमें तुम राजा के घर जा सकती हो। तभी अलीना की आंखें खुलती हैं और वह अपनी अलमारी खोलकर देखती है जहाँ बहुत सुंदर सी ड्रेस रखी होती है। वह तुरंत ड्रेस पहनकर अपने घर के बाहर निकलती है। उसके घर के बाहर एक बहुत प्यारी बग्गी खड़ी होती है। वह उसमें बैठती है और राजा के घर पहुँच जाती है। जैसे ही अलीना राजा के दरबार को खोलकर अंदर जाती है, सबकी नजर अलीना के ऊपर होती है, क्योंकि वह कोई मामूली ड्रेस नहीं थी, वह जादुई ड्रेस थी, जिसकी वजह से अलीना सांवले रंग से बहुत खूबसूरत और गोरी दिखने लगती है। जैसे ही रंजीत उसे देखता है, वह उसे देखते ही रह जाता है। रंजीत बिना समय गवाए उसे डांस करने के लिए पूछता है, जिसके बाद वह दोनों डांस करने लगते हैं। तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन ये हकीकत नहीं है, हकीकत पर तो पर्दा है। रंजीत अलीना के साथ डांस करने के बाद उसके साथ अपने महल के गार्डन में आ जाता है, जिसके बाद वह वहां अलीना के साथ बहुत सारी बातें करता है। लेकिन अलीना से रहा नहीं जाता और वह रंजीत को अपनी सच्चाई के बारे में बताना शुरू कर देती है। मुझे माफ कर दीजिए राजा, आप मुझे बहुत सुंदर समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मेरी जितनी बदसूरत लड़की इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। दरअसल ये सब तो इस जादुई ड्रेस का कमाल है जो मुझे मेरी स्वर्गीय माँ ने दी है। जैसे अलीना अपनी माँ की दी हुई ड्रेस उतारती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। उसे असली रूप में देखकर रंजीत उससे कहता है, पहले तो तुम मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि तुम खूबसूरत और समझदार दोनों थी, लेकिन अब तुम्हारा इतना साफ दिल देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरी रानी बनना चाहोगी? रंजीत अलीना को उसके सांवले रंग के साथ स्वीकार करता है, जिसके बाद वे उसका हाथ पकड़कर अपने पिताजी के सामने लेकर आता है। उसके पिताजी अलीना को देखकर कहते हैं, अरे बेटा, ये क्या, तुमने एक नौकरानी का हाथ पकड़ रखा है? अरे छोड़ो इसे, देखो यहाँ कितनी सारी रानियां हैं, तुम्हें इनमें से किसी का हाथ पकड़ना था। देखिए पिताजी, सुंदरता मायने नहीं रखती। मेरी रानी होने के लिए उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए जो कि अलीना के अंदर है। वो सुंदर भी है, समझदार भी है और दिल के साफ भी है, और मुझे अपने लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। बेटा, आज मुझे इस बात का गर्व है कि तू मेरा बेटा है। तूने एक राजा होने का पूरा फर्ज निभाया और दिमाग से नहीं, बिल्कुल दिल से काम लिया है। मैं तेरे साथ हूँ। सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल और मन से होनी चाहिए, जो कि तेरे अंदर है। हरिश्चंद्र अलीना और रंजीत की शादी करवा देता है, जिसके बाद अलीना नौकरानी से रानी बन जाती है और महल में खुशी खुशी रहने लगती है। काली बहू का जादुई लहंगा। देखो भाई साहब, वैसे तो आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं, क्योंकि एक तो इसका काला रंग, ऊपर से नैन नक्श से भी नाकाम, पर बेटी जात जानकर इसे बहू बना रही हूँ। बदले में बतौर 10 लाख का दहेज एक 4 चक्के की कार और घर बार का साज सामान, बारातियों का स्वागत सत्कार होगा। मोहिनी के मुंह से दहेज की मांग से बेबस बाप धीना असमंजता में डाल देता है। मगर मैं बेचारा गरीब बाप दहेज का इतना दाम कहाँ से जोड़ सकूंगा? मैं कौन सा दहेज का 10 लाख अभी ही मांग रही हूँ, वो तो ब्याह के बेला की बात है। बेटी का ब्याह धीना को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। बावजूद इसके धीना दहेज का सारा दाम नहीं जोड़ पाता। पुश्तों से लेकर सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद भी उसे पैसे कम पड़ते हैं। ब्याह के दिन बेटी की विदाई की बेला पर पिता कहता है, अरे समधन जी, दहेज में 2 लाख का दाम कम रह गया, बहुत जल्दी वो ही चुका दूंगा। इसके बाद बारात दुल्हन के लिए ससुराल की ओर अग्रसर होती है, जहां मोहिनी कड़वे शब्दों में कोहिना का स्वागत करते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली कमली कुरूपा बहू, अपने काले कदमों से गृह प्रवेश करके भीतर आ जा। जैसे ही कोहिना भीतर आती है, बिजली गुल हो जाती है। हे ईश्वर, इस कलमुही के काले मनहूस कदम पड़ते ही घर का उजियारा अंधियारे में छा गया। मोहिनी के मुंह से कड़वे बोल सुनकर कोहिना अपने मन में कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, अपने भक्त पर कुलक्षणी का कालिक लगने से बचा लो भगवान। एकाएक पूरा घर रोशनी से उजागर होता है, मानो भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली हो।
अभी सप्ताह भर भी हुआ था कि सास का सताव शुरू हो जाता है। अरे ओ मेरी काली कलमुही बहू, शादी को सप्ताह बीत गया, अब तक तेरा बाप पैसे लेकर यहाँ पधारा क्यों नहीं? सासू माँ, कल ही मेरी बाबूजी से बात हुई थी, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरे मैं तेरे बाप के दुखों का बखान सुनने नहीं बैठी। या तो वो दहेज का दाम चुकता करे, वरना दहेज के 2 लाख तुझे बहू से बाई बनाकर अदा करवाऊंगी। मोहिनी कोहिना को खूब खरी खोटी सुनाती है। एक सांझ दोनों माँ बेटे मिलकर कहते हैं, माँ मैं तो कहता हूँ इस बला को उठाकर सीधे बाहर फेंक देते हैं। मानस, तू बड़ा मंदबुद्धि है। देखते जा, मैं इसे ऐसे कुत्तों की तरह काम करवाऊंगी कि ये खुद अपना रास्ता नाप लेगी। दहेज की 2 लाख के दाम के लिए मोहिनी कोहिना के कंधों पर हर एक दिन सैकड़ों कामों का बोझ बढ़ाती जाती है। अरे ओ काली स्याह, बैठी क्यों है, काम कर। माँ जी, सारा काम हो गया है, अब करने को क्या बचा है? आप जानबूझकर मेरे लिए कामों में कमी निकाल कर मुझे तंग करती हैं। इतनी ज्यादती तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये सुनकर मोहिनी गुस्से से भौएं चढ़ाकर कोहिना को कसाई की नाई मारती है। तभी मानस भी उस पर टूट पड़ता है। अरे मेरी माँ से जबान लड़ाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में तुझ काली बदरा की जरूरत नहीं है। दोनों बेचारी बहू को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कोहिना रोते हुए एक जंगल की ओर अग्रसर होती है कि एकाएक उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो किसी हिरनी की करहाने की आवाज है। काफी खोजबीन के बाद कोहिना को वो हिरनी जंगल के बीचों बीच पड़ी दिखती है। लगता है ये हिरनी बेहद प्यासी है, शायद प्यास के प्रभाव से इसका चेहरा कुम्हला गया है। कोहिना पास पड़े मिट्टी के एक बर्तन में नदी से पानी लाकर जैसे ही हिरनी को पिलाती है, एक तेजोमय प्रकाश के साथ हिरनी परी में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बरसों बाद मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया। पर तुम हिरनी कैसे बनी थी? बरसों पूर्व मुझसे एक परिपक्व पाप हो गया था, जिसके कारण मैं परी से हिरनी में बदल गई। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी की नजर एकाएक कोहिना के फटे पुराने कपड़ों पर जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अपने कौतुक से एक मलमल कपड़ा उसे देकर कहती है, कोहिना, ये एक जादुई मलमल का वस्त्र है, जिसे तुम किसी भी सांचे में ढाल सकती हो। साथ ही ये तुम्हारी दिन दशा को भी बदलाव देगा। जादुई कपड़े का भेद बताकर परी ओझल हो जाती है। जादुई कपड़े को लेकर कोहिना अपने पिता के घर पहुंचती है। पिताजी। अरे मेरी बच्ची, तू ससुराल में सब कुशल मंगल तो है? पिताजी, वो दोनों माँ बेटे अव्वल दर्जे के दरिंदे हैं। दहेज के 2 लाख के दाम के लिए पति की प्रताड़ना और सास का सताव सब कुछ सहन किया। उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझ काली को बहू बनाया था। दीना की निगाह चमकते कपड़े पर पड़ती है। ये कितना सुंदर मलमली कपड़ा है, एकदम सोने के समान चमक दमक रहा है। कोहिना अपने पिता से परी का परिचय साझा करती है। बेटी, ये मलमली कपड़ा जादुई है या नहीं, पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए इससे कुछ मांग कर देख। जादुई मलमली कपड़े इसी पलछिनिक सुंदर लहंगे के सांचे में ढल जाओ। कोहिना के कहते ही वो जादुई मलमली कपड़ा एक सुंदर सुनहरे लहंगे में बदल जाता है, जिसे देख दोनों बाप बेटी की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। पिताजी, ये तो सचमुच में जादुई कपड़ा था। उसी कपड़े से ये लहंगा बना है। इसका मतलब अब ये लहंगा जादुई लहंगा है। ये सोचकर कोहिना सुंदर सुनहरे जादुई लहंगे से बोलती है, ऐ मेरे जादुई मखमली लहंगे, मुझे खूब सारे सुंदर लहंगे दो। कोहिना के इतना कहते ही जादुई मखमली लहंगे में तेज प्रकाश पड़ने के साथ उसके भीतर से सैकड़ों रंग बिरंगे सुंदर लहंगों की बौछार लग जाती है। अब ये जादुई लहंगे से मिले ये लहंगे ही कोहिना की कमाई का जरिया बनेगा। अब हम दोनों मिलकर लहंगों का कारोबार शुरू करेंगे। जादुई लहंगे से मिले लहंगों को लेकर कोहिना बाजार में बड़े लहंगे व्यापारी के हाथों उन्हें बेच आती है, जिससे उसे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे वो सबसे पहले अपने घर की आर्थिक अवस्था को सुधारती है। ऐसे ही हर एक दिन वो जादुई लहंगे से लहंगे की बड़ी व्यापारी बन जाती है। कुछ महीनों बाद
पिताजी, जादुई लहंगे से मिले सुंदर लहंगे आज लाखों में बिक रहे हैं। हमारी आर्थिक दशा फर्श से अर्श पर आ गई है, जिसका मुख्य श्रेय जादुई मलमली लहंगे को जाता है। बेटी, अब तो हमारे पास पैसे की कोई किल्लत नहीं रही। जादुई लहंगे से हम दहेज का 10 गुना दाम दे सकते हैं। अब तू अपने ससुराल चली जा। पिताजी, मैं इस जादुई लहंगे से उन लोभियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कोहिना अपना बीता जीवन बिसार कर बिना रुके थके आगे की ओर अग्रसर होती है। हे मेरे जादुई मलमल के लहंगे, मुझे भिन्न भिन्न भांति के लाजवाब लहंगों को मुहैया कराओ, ताकि मैं गरीबों की बेटियों को जो दुल्हन बनती हैं, उनका महंगा लहंगा पहनने की लालसा को पूरा कर पाऊं। जादुई मलमली लहंगा कोहिना को अनेकों सुंदर सांचे से गढ़े लहंगे देता है, जिनसे कोहिना गरीब बेटियों के ब्याह में लहंगे दिया करती थी। समय गुजरता गया। अब कोहिना के लहंगों के कई बड़े शोरूम, दुकान और कारखाने हो चुके थे। फिर एक दिन कोहिना अपने जादुई लहंगे को निहारती हुई कहती है, क्या मेरा ये जादुई लहंगा मेरे काले भद्दे रूप को भी बदल सकता है? ऐ मेरे जादुई लहंगे, मेरे काले रूप की काया पलट कर दो। कोहिना के कहते ही उसी पल छिन जादुई लहंगा कोहिना को सर से पांव तक सराबोर कर देता है, जिसके साथ उसका रूप एक मेनका जितना निखर जाता है। क्या सचमुच ये मेरा ही अक्ष है? शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मेरे कुरूपता की काया पलट कर दी आज। अपने सुंदर सुनहरे रूप को देख कोहिना फूले नहीं समाती और बहू का बुरा जीवन बिसार कर बतौर भविष्य में आगे बढ़ जाती है। औरत को पहुंचाया गया आघात अक्सर उनके जीवन में गहरी छाप की छवि छोड़ जाती है, जिसे बिसारना बेहद कठिन हो जाता है। आज कोहिना का नाम सैकड़ों सफल औरतों की श्रेणी में शुमार है। स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अगर उसे अपना साया समझकर साथ लिए चलो तो सफलता की सीढ़ियां भी आपका साथ देती हैं। गांव की गवार बहू का जादुई दर्पण। 50 वर्षीय मॉडर्न मेनका हॉल में बैठी थी कि डोरबेल की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोलती है, जहां सिद्धांत और उसके बगल में दुल्हन के लिबास में एक लड़की खड़ी थी। सिद्धांत, अरे तेरे संग ये लड़की कौन है? माँ, ये आशना है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर सिद्धांत की माँ मेनका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो शहरी स्वर में कहती है, अरे शहर की सारी लड़कियां मर गई थी क्या, जो तो इस गांव की गवार को उठा लाया? तू तो काम के सिलसिले में पटना गया था ना, साथ साथ इस पिटारे को भी उठा लाया। एक तो इसका भद्दा काला रूप, ऊपर से ये देहाती पहनावा मेरी आंखों में चुभ रहा है। माँ, आशना मेरी जिंदगी का हिस्सा है और अब से आपकी बहू भी, समझिए आप। ये कहकर जैसे सिद्धांत आशना के संग कमरे की ओर बढ़ ही रहा होता है, मेनका का छोटा बेटा रोनित सिया नाम की मॉडर्न लड़की से शादी रचाकर चला आता है। हे मॉम, मीट माय वाइफ सिया। है ना सासू माँ? अरे वाह रोनित बेटा, क्या बहू लाया है। देख ले सिद्धांत, ये है सिया। सिया के सामने तेरी इस गवार बीवी का कोई मेल नहीं बैठता। अपनी माँ मेनका का बहुओं के प्रति भिन्न बर्ताव देख सिद्धांत कहता है, आशना के लिए आपके मुंह से अंगारे बरस रहे, वहीं शहर से होने के चलते सिया का स्वागत सत्कार हो रहा है। ये भेदभाव क्यों माँ? शट अप सिद्धांत, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे और इस बहन जी में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ मैं मॉडर्न और कहाँ ये गांव की गोरी, ओह नहीं छोरी। अगले दिन सिद्धांत काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, जिसके बाद आशना के प्रति सास मेनका, नंद वनीला और देवरानी सिया समेत सभी की जातियां शुरू हो जाती हैं। माँ कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? माँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर अब तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ। क्यों री गवार की गवार, कौन से पहाड़ तोड़ रही थी जो अब तक मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया? माँ जी, एक सवेरे से तो मैं काम ही किए जा रही हूँ, नाश्ता सिया भी तो बना सकती थी। मैं और नाश्ता बनाऊं? एक्सक्यूज मी, कल ही पूरे 5000 की नेल एक्सटेंशन करवाया है मैंने। माँ, आजकल इस देहातन बहन जी की जुबान बहुत जरूरत से ज्यादा चल रही है, सिया भाभी से भी जुबान लड़ा रही है। सुनो गवार की गवार, बिना चूचे पड़ के काम काज कर, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चलती बन। ये कहकर सभी चले जाते हैं। समय गुजरता है। एक दिन आशना साफ सफाई कर रही थी, तभी घर के बाहर गाय की गुहार सुनकर वो कहती है, भूख प्यास के मारे इस गौमाता का चेहरा कैसे कुमला गया है, इसे कुछ खिला देती हूँ। आशना रसोई घर का रुख करके गाय को खाना खिलाती है। तभी उसकी सास और देवरानी वहाँ आ खड़ी होती हैं। सिया अपनी सास के कान भरती हुई कहती है, देख लीजिए सासू माँ, ये गवार गाय पर मेहरबान होकर भंडारघर को खाली कर रही है।
क्यों रे देहाती, मेरे घर का राशन क्या फ्री फोकट में आता है जो इस गाय का पेट भरने में भूखे जा रही है? अब से अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। बेजुबान जानवर की भूख मिटाने के चलते बेचारी आशना खुद भूखी रहकर सांस की जितनी भी यातनाएं हैं उन्हें सहती है। फिर एक रोज एक बाबा उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। सिया सामने से आकर कहती है, कहो, कौन हो तुम? भूखा फकीर हूँ बेटी, कुछ खाने को हो तो दे दो। एक भूखे की भूख मिटाओगी तो भगवान तुम्हें बढ़ोतरी देगा। अरे क्या ये भंडारा बट रहा है यहाँ पे? बहुत देखे तुम्हारे जैसे लुटेरे ठगी फकीरों को, अब जाओ यहाँ से। सिया को कमरे का रुख करते देख आशना बाबा को रोकते हुए कहती है, जरा ठहरिए बाबा, मैं आपको भोजन देती हूँ। आशना अपने हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है, जिसे खाकर बाबा तृप्त होकर चले जाते हैं। फिर एक रोज सफाई के दौरान आशना के हाथों एक वॉस गिर जाता है। तभी मीनका वहाँ आकर कहती है, अरे अब क्या आफत मचाया तूने? माफ करना माँ जी, ये गुलदस्ता मेरे हाथों से गिर के टूट गया। ये देखकर मेनका गुस्से में आशना को जोरदार तमाचा जड़ते हुए उसके बाल पकड़कर कहती है, जाहिल गवार, बिना तोड़ फोड़ के एक काम नहीं कर सकती क्या? अब ये नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? ना कोई काम काज सही से आता है, ना ही पहनावा ओढ़ावा। 100% सच कहा माँ जी आपने। जब देखो फीकी पुरानी साड़ी पहनकर डोलती रहती है। किसी एंगल से ये इस घर की बड़ी बहू लगती ही नहीं। अरे काहे की बहू, मेरे लिए ये सिर्फ एक बाई है, बाई यहाँ पे। ये सब कुछ सुनकर आशना रोते बिलखते एक शांत सुनसान सड़क पर बैठ जाती है। तभी सामने से वही बाबा चल कर आते हैं। अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया था? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी सास मेरे गांव से होने की वजह से मुझसे बेहद ही भेदभाव करती है। वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। हमेशा अपनी शहरी बहू का बखान करती है और मुझे धुतकारती है। काश कि मैं भी शहरी सास सज्जा कर सकती। फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का निवारण है। बाबा अपने झोले से टटोल कर एक दर्पण आशना को देते हुए कहते हैं, ये लो, ये एक जादुई दर्पण है। इसे जाकर जैसे ही तुम अपने कमरे की दीवार पर लगाओगी, इस दर्पण का सूक्ष्म आकार विशाल हो जाएगा। तुम इसके आगे बैठकर जिस भी रूप की मांग करोगी वो पूर्ण होगा। मगर सांझ के सूर्यास्त के संग तुम्हारा सुंदर रूप ढलने लगेगा। तब तुम इस जादुई दर्पण के पास जाना, लेकिन स्मरण रहे, बिना अपने रूप को प्राप्त किए इस दर्पण के सामने से मत हटना, वरना ये सदा के लिए टूट कर बिखर जाएगा। आशना जादुई दर्पण को घर लाकर बाबा के कहे अनुसार उसी जैसे ही अपने कमरे में सजाती है। दर्पण बड़ा हो जाता है। वो उसके सामने खड़ी होकर कहती है, जादुई दर्पण, इसी पल मेरे इस गांव के रूप को छीन ले और सुंदर से शहरी रूप में मुझे सजा दे। एकाएक जादुई दर्पण के भीतर से एक तेज चमक प्रकाशमान होकर उसके रूप में समा जाती है। आशना खुद को स्पर्श करती हुई कहती है, क्या ये सचमुच मेरा ही अक्स है? इस जादुई दर्पण ने तो मेरे रूप की काया पलट ही कर दी। आशना का नया रूप देखकर सभी का चेहरा पीला पड़ जाता है। माँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? लगता है सास के स्वर ने तुझ पर विशेष असर किया है। तेरे इस वेशभूषा से संतुष्ट हूँ मैं। सास के मुंह से अपने रूप की सराहना सुनकर आशना बहुत खुश होती है। जैसे ही सांझ होती है, आशना अपने पुराने रूप के अस्तित्व को ढलता देखकर भागकर कमरे का किवाड़ बंद करके जादुई दर्पण के सामने आकर कहती है, ऐ जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे शरीर को शहरी सुंदरी रूप प्रदान करो। जादुई दर्पण आशना को सर से पांव तक नए रूप में परिवर्तित करता है। 1 महीने का पड़ाव पार होते ही सिद्धांत घर आकर आशना के नए अक्स को देखकर कहता है, आशना, ये कैसी वेशभूषा पहनी है? सिद्धांत जी, मैंने ये पहनावा अपनी पसंद से नहीं, बल्कि ससुराल और सासू माँ के यातनाओं ने मुझे गांव से शहर की होने पर विवश कर दिया। आशना, मैंने तुम्हारी सादगी से प्यार किया था, मगर सभी की चंद बातों से तुमने अपना चेहरा ही बदल दिया। समय गुजरता है। आशना हर सवेरे उठकर जादुई दर्पण के आगे अपना रूप परिवर्तित किया करती थी और सांझ होते ही शहरी रूप ढलता देखकर वो एकांत में अपने जादुई दर्पण के आगे आज कहती है, ऐ मेरे जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे इस कुरूप चेहरे को सुंदर चेहरे में बदल दो। जैसे ही जादुई दर्पण अपना असर शुरू करता है, मेनका के गिरने की आवाज सुनकर आशना अपने अधूरे रूप के साथ उठ जाती है। उसी पल दर्पण टूटकर चूर चूर हो जाता है और आशना का पुराना रूप प्रकट हो जाता है।
वो अपनी जख्मी सास को अस्पताल लेकर आती है। कुछ घंटों बाद मेनका बेहोशी से बाहर आती है। सासू माँ, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहू, ये तेरा स्वरूप कैसे बदल गया? सासू माँ, मेरा वो शहरी स्वरूप एक जादुई प्रतिबिंब से बना था। आज उस दर्पण के टूटते ही मैं पुनः भद्दी बहू बन गई। बहू, आंसू मत बहा। आज मैं जान चुकी हूँ, इंसान का आकर्षण नहीं बल्कि स्वभाव ही उसका सच्चा श्रृंगार है। तेरा दिल दर्पण की भांति एकदम साफ है। तू तो सच्चा हीरा है। शहरी सोच रखने वाली मेनका का नजरिया बदला देख आशना की आंखें भर आती हैं और दोनों सास बहू बीती बातें भूलकर नए सिरे से शुरुआत करती हैं। 3 सास का जादुई दर्पण। क्या बात है संजना, तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ा है? क्या बताऊं रमीला भाभी, मेरी गंजी बूढ़ी सास मेरे लिए बला बन गई है। अरे उनके संग जहाँ भी जाओ हंसी का पात्र बनना पड़ता है। अरे देवरानी जी, मेरा हाल तुमसे एकदम मेल खाता है। मैं तो अपनी मोटली सास से उकता गई हूँ। सारा दिन एक पाँव पर नाचना पड़ता है। मेरी सास का बढ़ता बुढ़ापा मेरे लिए भी बला बन गया है। सारा दिन पलंग पर पसरी गाय भैंस की भांति जुगाली करती है। उसे तो सास कह लो या स्लीप वेल का गद्दा, एक ही बात है। अरे मेरा तो हाल बेहाल है। सारा दिन मेरी काली सास का चेहरा देखकर उबकाई आती है। मैं कहाँ दूध जैसी उजली, कहाँ मेरी सास कोयले की खदान। आखिर हम तीनों बहुएं अपनी बदसूरत सास की सेवा बाड़ी कर क्यों नहीं है? हम तीनों के पति शहर में रहकर काम कर रहे हैं। समय आ चुका है जब हम बहुएं अपनी सास को उनकी असली जगह पहुंचाएं। ये है लीला, शोभा और रज्जो की 3 बहुएं, रमीला, रैना और संजना। रज्जो, लीला और शोभा सगी बहनें थीं, जो बहुत बरस पहले कुंतल देवी की बहू बनकर ब्रिजपुर गांव आई थी। बहू बनने के बाद तीनों बहनों का रिश्ता देवरानी जेठानी में बदल गया। समय के साथ तीनों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। गुजरते सालों के साथ उनके बेटे सयाने हो गए। तीनों ने उनकी शादी रैना, रमीला और संजना से करा दिया। यहाँ से शुरू हुआ तीनों के सास का सफर। बढ़ते बुढ़ापे के साथ तीनों के शरीर में बड़ा बदलाव आया। शोभा के सर के सारे बाल झड़ गए, वहीं लीला का शरीर बेहद थुलथुला, साथ ही उसके चेहरे पर झुर्रियां छा गई। और रज्जो तो शुरू से काली बदसूरत थी। तीनों बहुएं एक साथ अपनी सास के पास आती हैं। क्या बात है बहुओं, तुम तीनों एक साथ यहाँ? क्यों सासू माँ, जब आप तीनों बदसूरत बहनें एक साथ चिपकी रह सकती हैं, तो हम बहुएं क्यों नहीं? अरे रज्जो की बहू, ये किस बेतुके लहजे में बात कर रही है तू अपनी सास से? अरे रिश्ते का नहीं तो उसकी उम्र का तो ख्याल कर। अरे ओ महान मोटली सासू जी, रामिला की जुबान तो फिर भी संभल जाएगी, मगर आपके शरीर का संतुलन ऐसे ही बिगड़ता गया तो वो दिन दूर नहीं जब तुम एक कमरे में भी नहीं समाओगी। हम बहुएं आप तीनों बदसूरत सास से निराश हो चुकी हैं। अरे जहाँ भी आपके साथ जाओ वहाँ हमारा मजाक बन जाता है। अब हम बहू आप तीनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अब से आप तीनों उस काली कोठरी में रहोगे। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है? क्या इंसान की सुंदरता ही सब कुछ है, उसका आचार व्यवहार कुछ नहीं? ए बुढ़िया, बंद कर अपनी बकैतियाँ। आई बड़ी, तुम्हारी असली जगह इस घर के बाहर उस कोठरी में है। तीनों बहुएं बेरहमी के साथ अपनी बूढ़ी सास को जबरन जोर जबरदस्ती के साथ घर के बाहर बने कोठरी में बंद कर देती हैं। सड़ती रहो अब सारी उम्र इस कोठरी में। अरे बहू, भगवान के लिए हम बुढ़िया पर ऐसा जुल्म ना करो। बेरहम बहुएं अपनी तीनों बूढ़ी सास को बढ़ते उम्र में उनकी बदसूरती के चलते कोठरी की कारावास देती हैं। तीनों बेचारी बूढ़ी सास रात भर बिलखते हुए कोठरी खोलने की गुहार लगाती हैं। बहू, अपनी बूढ़ी सास पर तरस खाओ, भगवान के खातिर इस कोठरी के वाड़ खोल दो। एक ओर तीनों बूढ़ी सास भूख से छचन रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी बेपरवाह बहुएं शानो शौकत से सोने के सामान जीवन बिता रही थीं। एक रात, जहाँ संसार की बहुएं ससुराल का शासन और सास का सताव सहती हैं, ये भी एक संजोग है जो हम तीनों सास बनकर बतौर अपनी बहू का दिया दंड भोग रही हैं। काश कि बढ़ते बुढ़ापे के साथ हमको इस बदसूरती का दीमक न लगता तो हम ये ना होती। तीनों सास थक कर देर रात कोठरी में पड़े पुलों पर ही सो जाती हैं। तभी एक सुंदर सी स्त्री उन्हें स्वप्न दर्शन देती है। लीला, रज्जो, शोभा, जागो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्या तुम सचमुच हम अभागी सास से भेंट करने आई हो? हाँ। मगर तुम कौन हो? मैं स्वर्ग की अप्सरा मंदाकिनी हूँ। तुम तीनों सास की आस बनकर आई हूँ।
मैं जानती हूँ कि तुम तीनों की बहुएं तुम्हारी बदसूरती के कारण तुम्हें ताड़नाएं देती हैं, इसलिए ये लो एक जादुई दर्पण। इसमें अपने अक्ष को देखकर ये मंत्र दोहराना, आरंभ हो तेरी माया, कर दे सुनहरी हमारी काया। इस मंत्र के पूरा होते ही तुम्हारा चेहरा तुम्हारे सोच के अनुसार नया आयाम प्राप्त कर लेगा। तीनों सास से जादुई दर्पण का सत्य साझा करके अप्सरा ओझल हो जाती है। तभी तीनों नींद से जागती हैं। वह जादुई दर्पण उनके समक्ष ही धरा होता है। अरे ये तो वही जादुई दर्पण है जो मैंने स्वप्न दर्शन में देखा था। जादुई दर्पण है भी या नहीं, इसका पुख्ता प्रमाण जानने के लिए हमें अपनी सूरत पर इसका उपयोग करना होगा। तीन सास जैसे ही उस दर्पण को दीवार पर लगाती हैं, कोलाहल करते हुए जादुई दर्पण एकदम विशाल हो जाता है। दर्पण के सामने खड़ी होकर लीला कहती है, आरंभ हो तेरी माया, कर दे सुनहरी मेरी काया। अचानक जादुई दर्पण के भीतर से एक तेजोमय किरण लीला के वजनदार शरीर के साथ उसके चेहरे की झुलसती झुर्रियों को बदलकर मंदाकिनी के समान सुंदर और सुबल कर देती है। यह देख लीला हैरत अंगेज होकर कहती है, क्या मैं सचमुच में इतनी सुंदर हो गई हूँ? ये सच है या महज मिथ्या? इस सुंदरता के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेरे जादुई दर्पण। इसके बाद रज्जो जादुई दर्पण के सामने खड़ी होती है। आरंभ हो तेरी माया, कर दे सुनहरी मेरी काया। ऐ जादुई दर्पण, इसी पलचिन मेरे काले चेहरे की कुरूपता के कीच से उबार दो। जादुई दर्पण के भीतर से निकल रही किरण जैसे ही बूढ़ी रज्जो के काले शरीर पर पड़ती है, उसका शरीर चांद की भांति खिल उठता है। इस जादुई दर्पण ने तो मुझ सास के काली काया को क्षण भर के भीतर ही सुंदरता के सांचे में ढाल दिया। अंत में गंजी सास शोभा जादुई दर्पण के सामने खड़ी होकर कहती है, आरंभ हो तेरी माया, कर दे सुनहरी मेरी काया। ऐ जादुई दर्पण, मेरी गंजेपन को सुंदर केश की काया में बदल दो। इस बार फिर जादुई दर्पण के भीतर से सुनहरी तेजोमय किरण शोभा के गंजे सर पर प्रकाशमान होती है, जिसके साथ उसके सर का गंजापन गायब होकर लहराते लंबे बाल में बदल जाते हैं। इस तरह सुनहरी बदसूरत सास जादुई दर्पण के सहारे सुंदर हो जाती है। जादुई दर्पण की किरणों से किवाड़ की जंजीर भी खुल जाती है। अगली सुबह तीनों सास की बहुएं उनके बदले सुंदर स्वरूप को देखकर स्तब्ध हो जाती हैं। अरे वाह सासू माँ, आप तो एकदम स्वर्ग की अप्सरा जितनी सुंदर हो गई हैं। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? आपका कमरा जैसे कमर एकदम कमसिन लड़कियों की तरह आकार में आ गया है और आपके चेहरे की खुलती झुर्रियां भी समाप्त हो गई। अरे सासू माँ, ये आपके गंजे सर पर बालों की बहार कैसे लहरा रही है? वैसे ये केश आप पर शोभा दे रहे हैं। अब लग रही है आप संजना की सास। सासू माँ, आपके चेहरे की तो काया पलट ही हो गई। काले अमावस की रात से पूनम के चांद के जैसे खिल उठा है आपका चेहरा। वैसे ये सब किस जिन का जादू है? ये जिन का जादू हमारे जादुई दर्पण का प्रभाव है। तुम तीनों बहुओं के लिए सुंदरता ही सब कुछ है, मगर बहू इंसान की सुंदरता की एक समय सीमा के बाद ढल जाती है। असल मायने में व्यक्ति का आचार व्यवहार उसकी सर्वश्रेष्ठ सुंदरता है। और ये उम्र के बढ़ते बुढ़ापे में जहाँ तीनों सास को तुम बहुओं के साथ की जरूरत थी, तुमने हमारे शारीरिक सुंदरता को बेरंग बदसूरत देखकर हमें इस घर से निकालकर कोठरी की कारावास दे दी। अब हम तीनों तुम्हारी सास नहीं। सास की फटकार से तीनों बहुएं चुप्पी साधने पर मजबूर हो जाती हैं, जिसके बाद तीनों सास उस जादुई दर्पण के सहारे समाज सेविका के रूप में उभर कर बाहर आती हैं। वह कभी अस्पताल में रोग के बिछौने पर पड़े कैंसर से पीड़ित गंजी लड़कियों को बाल देती, तो कभी दूर दराज गाँव-गाँव जाकर गरीब की कुरूप बेटियों की काया पलट करती। साथियों, रूप की सुंदरता सूरज की उस सुंदर लालिमा की नाई है जो सूर्योदय के साथ संसार को उजाला देता और सांझ होने पर अस्त हो जाता है। लहंगों का जादुई पेड़। 18 वर्षीय लांची अपनी मां संध्या के संग सज्जनपुर गांव की सीमा में रहती थी। संध्या गांव के रईस लोगों के घरों में बर्तन चौका करती है। भरी जवानी में ही संध्या के सर से पति का साया छीन गया। ऐसे में संध्या ने अकेले ही लांची को पाल पोसा। लांची अब सयानी हो चुकी थी। माँ, आज शोभा की शादी में मैं क्या पहनूं? एक भी अच्छे कपड़े नहीं।
संध्या संदूक के भीतर से संतरी रंग का एक सूट निकालकर उसे पहनने को देती है। लाची अपनी माँ की असमंजसता से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए वो चुपचाप उस सूट को पहनकर शोभा की शादी में पहुंचती है। जैसे वो स्टेज पर आती है, उसकी सखी शोभा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, लाची, तुम्हें आज ही का दिन मिला था ये सादा सूट पहनने को? क्यों शोभा, क्या खामी है सूट में? ये मेरा सूट है, मैंने इसे कई बार पहन लिया था, इसीलिए मैं इसे ऊब गई थी। जानती हो कि मैं जमींदार की बेटी हूँ, फिर भी एकदम सादी बनकर आई हो। मेरी बाकी सहेलियों ने ड्रेस थीम के अकॉर्डिंग लहंगा पहना है, सिवाय तुम्हें छोड़कर। तुम्हारे इस साधारण सादे कपड़े के कारण मैं शर्मिंदा नहीं होनी चाहती। शोभा की बातें लाची के दिल को भेद कर रख देती हैं। वो उसे असहज देखकर चुप्पी साध कर वहाँ से रोते बिलखते घर लौट आती है। लाची, क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही है? क्यों माँ, आपने मुझे कपड़े पहनने से पहले क्यों नहीं बताया कि ये सूट शोभा का है? बिटिया, उसके सिवा तेरी इस बेबस माँ के पास कोई चारा नहीं था। तू घर के अभाव से भली भांति वाकिफ है। हम गरीबों का जीवन अमीरों के उतरन पर ही आश्रित है। समय गुजरता है। लाची निश्चित एक बंजर पेड़ को पानी दिया करती थी। आज जब वो जा रही थी तो सामने से उसे रचना आती दिखाई पड़ती है। अरे रचना, बड़े दिनों बाद गांव का रुख कर रही हो, कुछ खास बात है क्या? हाँ, एकदम खास बात है। अपनी सभी सखियों को न्योता देने जा रही हूँ। भोज का न्योता? अपनी शादी का न्योता। इसी सप्ताह मेरी शादी है। अरे ये तो बड़े आनंद की बात है। अपनी सखी को नहीं बुलाओगी? लाची की बात सुनकर रचना रईस अंदाजे में उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें बुलाकर अपनी शादी का सत्यानाश थोड़ी करना है। मैंने देखा था शोभा की शादी में कितना साधारण सा पहरावा पहनकर तुम आई थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में भी आकर तुम मेरे को असहज महसूस करवाओ। उसकी शादी में भी तुमने असहज महसूस करवाया था। जानती हो, मेरी शादी का लहंगा पूरे 15 लाख का है। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने सिला है। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हारे पास तो सस्ते से लहंगे हैं, खरीदने का भी दाम नहीं होगा। इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाओगी? रचना की जली कटी बातें सुनकर लाची रोती बिलखती हुई उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। जैसे उसके आंसू की बूंदें पेड़ के जड़ में जा गिरती हैं, उसी पल छिन पेड़ सजीव होकर कहता है, लाची, तुम रो क्यों रही हो? आवाज को भांपते हुए लाची जैसे पीछे पलटती है तो पेड़ के नाक, मुंह, आंखें देखकर वो भौचक्की रह जाती है। तुम्हारा अक्ष तो एकदम मानव सा मालूम पड़ रहा है, कहीं तुम मायावी पेड़ तो नहीं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पता है, पेड़ में बहुत गरीब हूँ। मेरी सभी सखियां सहेलियां अपने सुंदर लहंगों से मुझे लुभाती ललचाती हुई मेरी हंसी उड़ाती हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं हूँ, क्योंकि मैं लहंगे का जादुई पेड़ हूँ। तुमने सदा मेरी सेवा की, मुझ सूखे वृक्ष को जल के स्वरूप में जीवन दिया। इसलिए जिस पल तुम इस वृक्ष से लहंगे की मांग करोगी, ये जादुई पेड़ तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगा। जादुई लहंगों के पेड़ पर लाची को अपना प्रमाण देकर साधारण स्तब्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात लाची कहती है, मायावी पेड़, अगर तुम सच में जादुई लहंगों का वृक्ष हो तो इसी पल मुझे एक सुनहरे रंग का लहंगा दे दो। लाची के स्वर सुनकर एकाएक पेड़ प्रकाशमान हो जाता है और उस पर सुनहरे रंग का सुंदर लहंगा प्रकट होता है। ये देख लाची हक्की बक्की रह जाती है। ये तो सचमुच में लहंगों का जादुई पेड़ है। लाची लहंगों के जादुई पेड़ का पुख्ता प्रमाण जानने के लिए पुनः प्रयास करते हुए कहती है, ये जादुई लहंगों का पेड़, मुझे और भी सुंदर लुभावने लहंगे दो। लाची के कहते ही जादुई पेड़ की प्रत्येक डाल सैकड़ों सुंदर लुभावने लहंगों से भर जाता है, जिसे देख लाची फूले नहीं समाती। इन लहंगों के लिए तुम्हारे लाखों लाख बार शुक्रिया जादुई पेड़। इसके बाद लाची उन लहंगों को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ संध्या कहती है, अरे लाची, इतने सारे लहंगे कहाँ से लेकर चली आ रही है? किसके हैं ये लहंगे? माँ, ये लहंगे तुम्हारी बेटी लाची के हैं। ये सभी लहंगे तो बड़े महंगे लग रहे हैं। पैसों का पेड़ हाथ लग गया क्या? पैसों का पेड़ तो नहीं माँ, मगर लहंगों का जादुई पेड़ हाथ लगा है। इन लहंगों को बेचकर हमारे घर की बदहाली दूर हो जाएगी। फिर आपको मेरे लिए किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जादुई पेड़ से मिले लहंगों को लेकर लाची बाजार के बड़े लहंगे व्यापारी से बेचकर उन पैसों से अपने घर की घनघोर गरीबी से निजात पा जाती है। कुछ ही दिनों बाद रचना की शादी का दिन आ जाता है। लाची, आज तेरी सखी की शादी है, जाना नहीं क्या? ये सुनकर लाची असमंजस में पड़ जाती है। जादुई पेड़ से मिले सभी लहंगों को तो मैंने उस व्यापारी से सौदा कर दिया। खैर कोई नहीं, मेरे पास जादुई लहंगे का पेड़ तो है और अभी शादी में सांझ तक की देरी है। लाची दौड़ के भागते हुए जादुई पेड़ के पास चल कर आती है और कहती है, ए लहंगों के जादुई पेड़, इसी पल छिन मुझे सुंदर सा लहंगा दो। लाची के कहते ही लहंगों का जादुई पेड़ सुनहरे किरणों के साथ प्रकाशमान होकर सैकड़ों लहंगों से लद जाता है।
लाची की नजर चमकीले लहंगे पर गड़ जाती है। वो उस लहंगे को लेके घर चली आती है और सज धज कर शाम को रचना की शादी में आती है और रचना कहती है, अरे वाह लाची, तेरा चमकीला लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है, एकदम हीरे के जैसे, पूरे माहौल को चकाचौंध कर रहा है। क्यों रचना, मेरा सुंदर लहंगा देखकर तुम्हारे बोलने का स्वर ही बदल गया। तुम अमीर तबके के लोगों के लिए इंसान की कोई अहमियत नहीं। खैर शादी मुबारक हो, ये रहा तुम्हारा तोहफा। लाची का सच भरा लहजा रईस रचना को भरे समाज में शर्मसार कर जाता है। लाची घर आकर अपनी माँ संध्या से सारी बातें साझा करते हुए कहती है, माँ, आज अमीरी के नशे में चूर होकर सभी रईस गरीब को अपने पैरों की जूती बनाकर रखते हैं, मगर मैं लहंगों के जादुई पेड़ का सदा सदुपयोग करूंगी। अब से किसी भी गरीब बेबस की बेटियों की विदाई अमीरों के उतरन पहनकर नहीं होगी। मैं लहंगों के जादुई पेड़ से सभी दुल्हनों की लहंगा मुहैया कराऊंगी। जब कभी गांव में किसी भी गरीब बेटी की शादी होती, लाची लहंगों के जादुई पेड़ से मदद की गुहार लगाती और उन दुल्हनों को लहंगा देती। ऐसे ही एक लंबा अरसा गुजर जाता है। अंत में लाची का रिश्ता व्योम से तय हो जाता है। लाची, कल तेरी सगाई और इसी सप्ताह में तेरी शादी भी है। सारा बंदोबस्त हो चुका है सिवाय तेरे लहंगों के। हाँ माँ, मैं लहंगे लेने ही जा रही हूँ। लाची लहंगों के जादुई पेड़ के पास आकर कहती है, ए लहंगे के जादुई पेड़, मुझे मेरी शादी और सगाई के लिए सुंदर सा लहंगा दे दो। लहंगों का जादुई पेड़ 2 सुंदर सोने और हीरे के लहंगों से लद जाता है और पेड़ अक्ष समेट प्रकट होकर कहता है, लाची, ये 2 लहंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के पश्चात मैं पुनः तुम्हें नहीं मिलूंगा। ये दोनों लहंगे खड़े सोने और हीरों से जड़े हैं। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, इनके नगों मोतियों से तुम्हें मोल मिल जाएगा और लहंगे के उस स्थान पर एक नए मोती लग जाएगा। विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। इसके पश्चात लाची घर आ जाती है और अपनी सगाई शादी के अवसर पर सोने और हीरे का लहंगा पहनकर पूरे साजबाज के साथ संध्या उसकी शादी कर देती है।